हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज हम अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी जो आपके लिए आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। और आज जो हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन मतलब जो स्टार्टिंग में बन गई थी कि अकाउंट्स की ये क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है। इसे इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह है कि पहले अकाउंट्स को आप दो हिस्सों में बांट देंगे। दो हिस्से कौन से? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अब उसके बाद पर्सनल अकाउंट की भी आगे फर्दर कैटेगरीज है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या होते हैं ये समझ लीजिए। सबसे पहले है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब जो नेचर से बना, नेचर से यानी कि गॉड ने बनाया, भगवान ने बनाया, भगवान की देन, यानी ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, जिसको भगवान ने बनाया, भगवान की देन, ठीक है। आप साइंस भी बोल सकते हो, वो एक अलग फैक्ट है। उसके बाद संजय's अकाउंट, किसी ह्यूमन बीइंग्स का नाम लिख सकते हो। प्रेम्स अकाउंट, राहुल्स अकाउंट, रोहित अकाउंट। इनका मतलब क्या है कि आप इन लोगों से डील कर रहे हो, या तो ये आपके कस्टमर है या सप्लायर है, आप इनके साथ डील कर रहे हो, या तो आप इनको सामान बेच रहे हो या आप इनसे सामान उधार ले रहे हो, लेकिन बाद में कुछ इनके साथ एडजस्टमेंट करनी है, कुछ इनको पैसे लेने हैं या देने हैं, तो इनका नाम आपने अपने अकाउंट पे लिखा हुआ है। तो किस तरह से लिखोगे? इस तरह से मेंशन करोगे, संजय का खाता, प्रेम का खाता, राहुल का खाता, रोहित का खाता, किसके खाते में कितने पैसे लेने हैं, किसके खाते में क्या लिखा हुआ, किसको पैसे देने हैं, ये जो रिकॉर्ड होगा ये सब किसमें होगा, इस तरह से मेंटेन किया जाएगा। तो इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये सारे क्या है? ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं तो नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये पर्सन जो है आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब ये क्या था? क्रिएशन ऑफ गॉड, ये है क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। इसे भगवान ने बनाया, इसे इंसानों ने बनाया। इंसान क्या बनाते हैं? इंसान ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, फर्म बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, क्लब बनाते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं, ठीक है। फैमिली में बिजनेस करना हो तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाते हैं। तो एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे आपके भारती एयरटेल लिमिटेड। अब ये क्या है? जो आपके मोबाइल कनेक्शन यूज करते हो आप एयरटेल, उसका ये नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड। आपके पास अगर एयरटेल का पोस्टपेड कनेक्शन है और आपको इनका बिल भरना है, तो आप ये नहीं है कि जो इनका मालिक है उसके नाम पे आप चेक काटेंगे, नहीं, आप चेक काटेंगे कंपनी के नाम पे। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप जियो का कनेक्शन यूज कर रहे हैं और आपके पास जियो का बिल आ गया है, पोस्टपेड कनेक्शन है, तो जियो की जो आप पेमेंट करेंगे उसके लिए चेक पे आप मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लिखेंगे, उसके लिए चेक पे आप नाम लिखेंगे कंपनी का, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, RSD एंड कंपनी एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी यहां पे क्या आते हैं? किसी कंपनी का नाम, किसी क्लब का नाम, किसी सोसाइटी का नाम, किसी फर्म का नाम, ये सब आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। इनके नाम पे आप चेक करते हैं, इनको आप पेमेंट करते हैं। अब देखिए क्या ये इंसान है? नहीं भाई, इंसान तो नहीं है, ठीक है। इसलिए इन्हें बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हम इन्हें पेमेंट तो कर सकते हैं ना, हम इनके साथ डील करते हैं। जैसे कि मैं एयरटेल की सर्विस ले रहा हूं, मैं जियो की सर्विस ले रहा हूं, तो मुझे एयरटेल को पेमेंट करना है, मुझे जियो को पेमेंट करना है, तो पेमेंट तो करना है मैंने एयरटेल को, जियो को पेमेंट करना है, लेकिन क्या वो इंसान है? नहीं, वो इंसान तो नहीं है, ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसके साथ हम डील कर रहे हैं, हम उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, हम उसे पेमेंट करेंगे, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। भाई ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? हिंदी में बात करें तो प्रतिनिधि, जो किसी का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके स्कूल से एक टीम सेलेक्ट हुई है, ठीक है, और कुछ इंटर स्कूल कंपटीशन हो रही है, तो आपके स्कूल से एक टीम जा रही है, ठीक है, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपकी जो टीम है जिसमें कुछ लोग शामिल है, पूरा स्कूल तो है नहीं, जाहिर सी बात है, वो पूरी टीम जो है आपके पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करेगी। तो जो भी आपका स्कूल का नाम है, ठीक है, वो स्कूल का नाम लिया जाएगा तो आपकी टीम सामने आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वो कुछ स्टूडेंट, वो एक टीम पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे ही जब आप क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर जब भी क्रिकेट मैच होता है, तो पूरी जो टीम जाती है वहां पे क्रिकेट की, इंडिया से जाती है, वो जब वहां पे खेलती है उस स्टेडियम में, तो वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तभी लोग इतने जोश में होते हैं कि यार इंडिया जीतना चाहिए, यार हर कोई अपना सोचता है। पाकिस्तान में जब बैठे हुए कहते हैं पाकिस्तान जीतना चाहिए, इंडिया वाले कहते हैं इंडिया जीतना चाहिए, सब अपना अपना कर रहे होते हैं, ठीक है।
अब इंडिया जीतना क्या नहीं होता, पूरा देश जीत जाएगा क्या? जीतेंगे तो वो 11 प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, वो टीम जीतेगी जो वो खेल रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रही है पूरे इंडिया को, ठीक है। तो ऐसे यहां पे आते हैं, बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की। यहां पे एक वर्ड होगा या एक अकाउंट बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंट होगा जो रिप्रेजेंट करेगा वन और मोर पर्सन को, ठीक है। एक पर्टिकुलर हम अकाउंट नेम दे देंगे, वो अकाउंट नेम जो है एक या कई सारे लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एग्जांपल के लिए उदाहरण समझ लीजिए, आपके कई सारे एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, बहुत सारे, कई सारे कर्मचारी आपके यहां काम करते हैं, और आपने कुछ महीने से उनको सैलरी नहीं दी। मान लीजिए 2 महीने की सैलरी नहीं दी आपने अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को। अब जो 2 महीने की सैलरी है उसका जो टोटल अमाउंट है वो आप अपने रिकॉर्ड में लिख रहे हो, ताकि जब आपको पेमेंट करनी हो ना तो आप ये देख सको कि कितना पैसा देना है, ठीक है। तो उसके लिए अभी आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। आपने सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट बना ली, नाम लिख लिया, ठीक है, किसकी कितनी सैलरी है वो लिख ली साथ साथ, और पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, मेंटेन कर लिया। चाहे वो आपने टैली के थ्रू मेंटेन किया हो या किसी और बिजनेस सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन किया हो या सिंपल एक्सेल शीट मेंटेन किया हो, कैसे भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। अब जब भी आपको ये देखना होगा कि मैंने अपने एम्प्लॉय को, अपने स्टाफ को, अपने कर्मचारियों को टोटल कितनी सैलरी देनी है, कितना पैसा देना बाकी है, तो एक अकाउंट होगा, उसका जो बैलेंस होगा वो आपने पे करना है। अब जितने भी एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली है, जो सैलरी लेने के लिए ऑफिस के बाहर खड़े हैं, ऑफिस के बाहर खड़े हैं, कंपनी के बाहर खड़े हैं कि भाई मैं सैलरी दे दो, सैलरी दे दो, ठीक है, तो उनके अमाउंट को हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। बाहर खड़े हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। भाई वैसे एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है जो आप सोचो कि बाहर खड़े हैं मतलब आउटस्टैंडिंग, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। वैसे आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, कि ड्यू तो हो गया है, काम तो कर लिया है वर्कर्स ने, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला है, तो ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग। वो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बोल दिया कि सैलरी लेने के लिए बाहर खड़े हैं, ठीक है। उसके अलावा इसको आप सैलरी पेबल भी बोल सकते हो, ठीक है। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड तो है ही है। एरियर्स भी बोल सकते हो, अगर कुछ पेमेंट नहीं हुई आपकी तरफ से तो उसे एरियर्स भी बोल सकते हो कि इतना पैसा जो है अभी पेमेंट हमें करनी है, पैसा देना है। तो एक अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, उसमें लिखा हुआ है मान लीजिए 13 लाख रुपए, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कंपनी में 13 लाख रुपए का अमाउंट जो है कर्मचारियों को देने के लिए, ठीक है, एक लायबिलिटी, एक उधार बना हुआ है। तो एक अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है उन सारे एम्प्लॉयज को जिनका पैसा आपने देना है फ्यूचर में। तो एक अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है उन सारे एम्प्लॉयज को जिनका पैसा आपने देना है, तो इसलिए क्या है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में एग्जांपल क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। दूसरा लिखा वो भी समझा देता हूं, प्रीपेड रेंट अकाउंट। अब भाई ये प्रीपेड रेंट क्या है? भाई जिस तरह से हमने इनको दिया है, ऐसे हो सकता है कि हमने अपनी कई ब्रांचेस खोली हो, ठीक है, कई ऑफिसेस खोले हो, तो हो सकता है कि उन ऑफिसेस को हमने किराए पे ले रखा हो। ये तो नहीं है ना कि सारे सारे हमने खरीद रखे हो, ठीक है। पहले हम स्टार्टिंग में कुछ किराए पे लेंगे, अगर वह बिजनेस से चलेगा, प्रॉफिट होगा, पैसा कमाएंगे तो खरीद भी लेंगे, तो स्टार्टिंग में तो किराए पे करना ठीक रहता है। तो हमने क्या किया, कई सारे ऑफिसेस, कई सारी ब्रांचेस खोल ली, पैसा था, इन्वेस्टमेंट थी, कर दी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जितने भी लैंडलॉर्ड थे उन शोरूम के, उन ऑफिस के, उन दुकानों के, हमने उनको किराया एडवांस में दे दिया। ये लो भाई, वैसे किराया एडवांस में चलता है, आपको पता ही होगा, तो किराया हमने एडवांस में दे दिया उन सबको। तो जितने भी वो ऐसे ऑनर थे उन शोरूम के, उन शॉप्स के, ठीक है, उन गोडाउन, उन फैक्ट्रीज के, उन सबको हमने किराया एडवांस में दे रखा है, ठीक है। तो उन सबको कितना किराया एडवांस में दे रखा है वो शो होगा प्रीपेड रेंट अकाउंट में। प्रीपेड रेंट अकाउंट में, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पहले से पे कर दिया। प्रीपेड, आपके मोबाइल कनेक्शन में आपने सुने होंगे 2 तरह के होते हैं, एक प्रीपेड, एक पोस्टपेड। प्रीपेड कनेक्शन में क्या करते हो आप कि पहले रिचार्ज करवाते हो, पहले पैसे देते हो, बाद में सर्विस यूज करते हो। और पोस्टपेड में क्या होता है? पोस्टपेड में आप पहले सर्विस यूज कर लो और बाद में पेमेंट कर देना, ठीक है। तो यहां पे प्रीपेड यानी पहले पैसे दे दिए। अब पहले पैसे दे दिए और एक को नहीं दिए, कई सारे लोगों को दिए, ठीक है। तो हर एक का नाम आप अकाउंट में ना लिखो अलग अलग, तो आपने एक अलग से अकाउंट बना लिया, प्रीपेड रेंट अकाउंट। अब प्रीपेड रेंट अकाउंट में उन सब लोगों का अमाउंट आ जाएगा जिनको आपने किराया एडवांस में दिया हुआ है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है उन सारे लोगों को जिनको आपने किराया एडवांस में दिया हुआ है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कई सारे लोगों को। ऐसे ही प्रीपेड सैलरी अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है क्योंकि वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है कई सारे एम्प्लॉयज को, कई सारे कर्मचारियों को कि उनका कितना पैसा बाकी है।
आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब आते हैं इम्पर्सनल पे। इम्पर्सनल पे देखेंगे तो आपके दो है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या आता है भाई? रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं। एसेट्स, सर एसेट क्या होते हैं भाई? एसेट वो हर चीज है जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, आने वाले टाइम में पैसे के रूप में फायदा पहुंचाए, खुशी दे आपको। और दूसरी बात, उस चीज के ऊपर आपका हक होना चाहिए। उस चीज के ऊपर आपका हक होना चाहिए। अगर उस चीज के ऊपर आपका हक है और वो चीज आपको भविष्य में पैसा कमा के देगी तो वो आपके लिए एसेट है। ठीक है, तो उसमें से अधिकतर एसेट जो हैं वो इसमें आएंगे रियल अकाउंट में। क्या क्या है एग्जांपल देख लीजिए। आपके बिजनेस की लैंड और बिल्डिंग, आपके बिजनेस की वो जमीन और जिसपे आपने अपना शोरूम खड़ा कर रखा है, अपने बिजनेस ऑफिस की बिल्डिंग बना रखी है या फैक्ट्री बना रखी है, वो लैंड एंड बिल्डिंग आपका एसेट है, क्योंकि वो आपको भविष्य में पैसा कमा के देगा। ठीक है, उसको यूज करके आप भविष्य में पैसा कमाएंगे और उसके ऊपर आपका राइट भी है, आपका हक भी है, क्योंकि वो आपकी चीज है। ठीक है, तो वो आपका एसेट है, तो वो कहां पे आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग में। ये टेंजिबल वाली कैटेगरी है। टेंजिबल क्या होता है? जिसे आप देख सके, जिसे आप छू सके। ठीक है, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, इसको मैं देख भी रहा हूं, छू भी रहा हूं, तो ये टेंजिबल है। ठीक है, साथ में ये दीवार है, तो उसको मैं देख भी रहा हूं, छू भी रहा हूं, तो ये बिल्डिंग भी टेंजिबल है। जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो क्या होता है? इनटेंजिबल। ये दूसरी कैटेगरी है, इनटेंजिबल। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग एग्जांपल हो गया। दूसरा फर्नीचर, भाई ऑफिस में फर्नीचर तो चाहिए होता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है ना। अगर फर्नीचर वगैरह ना हो तो आप अपने काम को बढ़िया तरीके से नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपका काम कुछ ऐसा है कि आपको वहां पे फर्नीचर वगैरह चाहिए, मान लीजिए आपकी शॉप है, कुछ शोरूम वगैरह है, तो वहां पे शोकेस चाहिए होता है अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए। ठीक है, या फिर कुछ काउंटर टेबल वगैरह चाहिए होती है कस्टमर से बात करने के लिए, या फिर कभी आप बाइक के शोरूम में या कार के शोरूम में जाते हैं तो वहां अलग अलग टेबल बनी होती है। ठीक है, कुछ जो है सेल्समैन वहां बैठ के बात कर रहे होते हैं अपने कस्टमर से, कुछ वहां बैठ के डील कर रहे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं कि डाउन पेमेंट कितनी करनी है, ईएमआई कितने की बनेगी, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। तो फर्नीचर भी चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? ताकि आप भविष्य में अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाने में, ठीक है, आपको वो मदद प्रदान करे, हेल्प मिले आपको। तो जो भी चीज आपको भविष्य में पैसा कमा के देगी और उस चीज पे आपका हक है, तो वो क्या है? एसेट्स। तो फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, फैक्ट्री में मशीनरी लगी हुई है और भी कई जगह मशीनरी लगी हुई है भाई, उन मशीनों की वजह से ही आप भविष्य में पैसा कमाएंगे और उन मशीनों पे आपका राइट भी है, तो वो भी क्या है? आपका एसेट। कैश की वजह से भी पैसा कमाएंगे, कैश पे भी हमारा अधिकार है। जो हमारा कैश है उसकी बात कर रहा हूं, दुनिया भर का कैश नहीं, जो हमारा कैश है उस पर हमारा राइट है। हमारे कैश से हम और कैश कमा सकते हैं। सुना होगा ना आपने, पैसा पैसे को कमाता है। भाई आपके पास पैसा फालतू तो लगा दो, वो और पैसा कमा लेगा। ठीक है, कोई बिजनेस शुरू करना हो तो स्टार्टिंग में क्या चाहिए होता है? पैसा। जिसके पास पैसा नहीं है वो सोच सकता है यार मैं तो नौकरी कर लेता हूं, जॉब कर लेता हूं, इन्वेस्टमेंट कहां से करूंगा। लेकिन जिसके पास पैसा है वो सोचता है कि शायद मैं बिजनेस कर सकता हूं, चलिए ट्राई करते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट हो गया, काम अच्छा चल गया तो यही करते रहेंगे, और अगर बाई चांस कोई दिक्कत हो गई, नहीं हो पाया तो कोई जॉब तो कर ही लेंगे। तो जिसके पास पैसा है वो ट्राई कर सकता है बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो पैसा पैसे को कमाता है, तो पैसा भी क्या करता है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। और पैसे के ऊपर आपका राइट तो है ही, क्योंकि आपका पैसा है ना। तो वो भी क्या हो गया आपके लिए? एसेट हो गया। किस तरह का? टेंजिबल, क्योंकि इन सबको आप छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, छुओ भी देखो भी। ठीक है, अब जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो आपके एसेट्स हैं, उन्हें बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स उन्हें बोलते हैं। उसके एग्जांपल्स आप कुछ लिखे हैं मैंने, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। अब ये सब क्या चीजें होती है पता ही होगा आपको, नहीं पता हो तो जान लीजिए। गुडविल क्या होती है? मान लीजिए आपने एक शॉप से, सिंपल सी शॉप है कोई, वहां से कोई प्रोडक्ट खरीदा। ठीक है, आपके आसपास कोई लोकल शॉप है, 1000 रुपए का मिला आपको प्रोडक्ट, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, वो आपको 1000 रुपए की मिली। अब वही चीज आप किसी ब्रांडेड शॉप से खरीदते हो, ठीक है, किसी ब्रांडेड शोरूम में जाते हो, वहां से आप वही चीज खरीदते हो, तो देखने में हो सकता है उसके जैसी हो। ठीक है, क्वालिटी भी लगभग उसके जैसी लग रही हो, लेकिन रेट जो है वो हाई होगा। अब वो रेट हाई क्यों होगा? जाहिर सी बात है, नाम की वजह से। नाम बिकता है मार्केट में। ठीक है, नाम की वजह से रेट उसका हाई होगा। तो जो भी वो हायर चार्जेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हो, किसकी वजह से कमा रहे हैं? अपने नाम की वजह से। ठीक है, जो मार्केट में उनकी स्टैंडिंग है उसकी वजह से वो कमा रहे हैं। तो जो भी वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं अपने नाम की वजह से, ठीक है, उस अमाउंट को हम क्या कंसिडर करते हैं? गुडविल। अगर फ्यूचर में कोई अपना बिजनेस बेच रहा है जिसकी गुडविल काफी अच्छी है,
तो वो अपने बिजनेस की वैल्यू तो लेगा ही लेगा। बिजनेस का मतलब क्या कि जितने भी उसकी प्रॉपर्टी है बिजनेस में, असेट्स हैं, भाई ये मेरी लैंड एंड बिल्डिंग है, ये मशीनरी है, ये फर्नीचर है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, बैंक है, ये कैश है, ये इन्वेस्टमेंट है, इनका पैसा मुझे दो, इसमें अगर मेरा कुछ उधार है, लायबिलिटी है तो माइनस कर दो, बाकी जो मेरे असेट्स बच गए उनकी पेमेंट मुझे करो, ये मेरे बिजनेस का प्राइस है। लेकिन उसके अलावा मैं एक चीज और लूंगा, मैंने बहुत नाम कमाया है मार्केट में, तो मेरे बहुत सारे कस्टमर पहले से बने हुए हैं, ठीक है, तो मेरे नाम का भी आपको फायदा मिलेगा, तो इसलिए मैं आपको आपसे एक्स्ट्रा पैसे लूंगा गुडविल के, ठीक है। तो देखो गुडविल की वजह से भी पैसा आया ना, आया बिल्कुल। और आपकी गुडविल है, आपका नाम है, कोई आपसे पूछे बिना कोई और उसको यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसका, तो आपसे पूछे बिना कोई आपके नाम को यूज नहीं कर पाएगा बिजनेस में, तो आपका राइट भी है। तो इसलिए गुडविल कोई ऐसी चीज नहीं जो दिख जाए हमें, भाई ये गुडविल, इसको छू दो, इसको टच कर दो, इसको देख रहे हैं ये गुडविल है, नहीं, वो नहीं होता, ठीक है। तो एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत वैल्यू है, ठीक है, लाखों में होती है, करोड़ों में होती है, अरबों में भी होती है, ठीक है, बहुत वैल्यू है, लेकिन उसे आप देख नहीं सकते, उसे आप छू नहीं सकते। तो वो क्या है? इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल। नेक्स्ट है कॉपीराइट। राइटर जो ऑथर्स होते हैं, ठीक है, अपनी बुक लिखते हैं, ठीक है, कोई स्टोरी हो गई, किसी भी टॉपिक पे बुक लिख दी, ठीक है, चेतन भगत हैं अपने, और भी बहुत सारे लोग हैं। आप जो बुक्स पढ़ते हो अकाउंट्स की, ठीक है, टीएस ग्रेवाल जी हैं, अभी जो जीएस ग्रेवाल सर लिख रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा आपके डीके गोयल की बुक देखी होगी आपने, कुछ पॉपुलर नेम है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। साइंस में आपने लखवीर सिंह और भी कुछ नाम सुने होंगे, मैथ्स में आपने आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और भी कई सारे नाम सुने होंगे। तो इन सब ने क्या ले रखा है? कॉपीराइट, ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट कोई और कॉपी ना करे, हमारा प्रोडक्ट हमसे पूछे बिना कोई और कॉपी ना करे। अब ये जो बुक है आपके पास है अकाउंट्स की, जिस ऑथर ने लिखी है, उसके अलावा कोई और पर्सन उसकी फोटोकॉपी करवा के मार्केट में आधे रेट बेचना शुरू कर दे, तो उनका तो घाटा हो जाएगा, पब्लिशर से कौन खरीदेगा फिर? तो इनके पास कॉपीराइट होता है कि उनकी परमिशन के बिना कोई उस चीज को कॉपी करके अपने कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसने ये काम करना होगा कि सर मैं भी आपकी बुक पब्लिश कर देता हूं इस इलाके में, यहां पे आपकी सप्लाई लेट आती है, तो उसे परमिशन लेनी होगी राइटर से, ठीक है। और जैसे भी चेतन भगत की जो स्टोरीज होती है, इन पे मूवीज भी बनती है, तो वो भी परमिशन लेते हैं चेतन भगत से, ठीक है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि अगर किसी ने कुछ कंटेंट लिखा है, उसको आपने कहीं पर भी यूज करना है, किसी भी तरीके से यूज करना है, तो आपको उनकी परमिशन लेनी होगी। अब वो उनकी मर्जी है कि वो परमिशन मुफ्त में दें या पैसे लें, ठीक है। जायज़ बात है, पैसे लेते हैं अधिकतर लोग, पैसे लेंगे वो भी, तो उन्होंने भी क्या किया? इस कॉपीराइट के बदले पैसे लिए, तो कॉपीराइट ने उनको बेनिफिट कमा के दिए फ्यूचर में। और कॉपीराइट पे राइट तो है ही है, कॉपीराइट पे तो नाम में इंक्लूड है कॉपीराइट, तो असेट तो है ही है। तो ये भी एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है, ठीक है, इसे आप छू नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हो क्या वैल्यू है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका? इंटेंजिबल असेट्स। तो गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया। पेटेंट किस लिए होता है? इनोवेशन के लिए। कोई आविष्कार किया आपने, कुछ नई क्रिएटिविटी कर ली, उसको अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया, अब कोई और यूज नहीं करेगा, कोई यूज करेगा तो आपको पैसे देगा पहले, तो वो भी आपको बेनिफिट देगी। इसलिए इंटेंजिबल असेट्स में ये एग्जांपल लिखे हुए हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में मेनली दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, इसमें एक तो आएगा इनकम एंड गेन्स, और दूसरा आपका आएगा एक्सपेंस एंड लॉसेस। जितनी भी इनकम और गेन है वो इसमें आ जाएगी, जितना भी एक्सपेंस और लॉसेस है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। इनकम और गेन के कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। सेल्स आपकी इनकम है बिजनेस की, रेंट रिसीव हुआ है, आपके पास खाली जगह किराए पे दे दी, तो किराया आया, वो आपकी इनकम हो गई। आपके पास फालतू पैसा था, आपने किसी को उधार दे दिया, कहीं इन्वेस्ट कर लिया, वहां से ब्याज मिला, वो आपकी इनकम हो गई। आप कमीशन बेसिस पे भी कुछ काम करते हो तो आपको कमीशन मिल गया, वो भी आपकी इनकम हो गई। खर्चे और घाटे क्या हो सकते हैं? कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। परचेज, आप अपने बिजनेस करने के लिए, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आप कच्चा माल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है, तो वो आपका खर्चा है। और अगर आप सिर्फ मतलब बनाते नहीं है, ठीक है, खरीदा और बेच दिया, किसी और से खरीदा और बेच दिया, यानी आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग, तो वो भी क्या है? आप जो गुड्स परचेज कर रहे हो वो भी आपका क्या स्टार्टिंग में खर्चा ही है ना, तो वो परचेज हो गया। आपने ऑफिस किराए पे लिया, रेंट दिया, वो खर्चा हो गया। जो स्टाफ रखा हुआ है, एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उनकी सैलरी दी, वो आपका खर्चा हो गया। आपने जो बिजनेस शुरू किया, खुद का पैसा लगाया, लेकिन वो खुद का पैसा कब बढ़ गया? तो आपने फिर थोड़ा और इधर उधर से उधार लिया और सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया, ठीक है, तो वो आपने इंटरेस्ट जो पे किया उसके लिए, उधार के लिए, वो भी आपका खर्चा हो गया, ठीक है। लॉस बाय फायर, कभी कभी आग लग जाती है, ठीक है, कभी कभी आग लग जाती है गोडाउन में, फैक्ट्री में, शोरूम में, कुछ कह नहीं सकते, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, ठीक है। कभी कोई जानबूझ के लगा दे घाटा करने के लिए, कोई कॉम्पिटिटर करवा दे काम, हो सकता है कुछ भी, है ना। तो किसी भी वजह से लॉस हो गया, लॉस बाय फायर लिखा हुआ है,
और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लॉस बाय अर्थक्वेक वगैरह वगैरह, ठीक है। किसी भी वजह से अगर लॉस होगा तो उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे? नॉमिनल अकाउंट में। यानी नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आ गया? इनकम एंड गेन्स जितनी भी है, एक्सपेंस लॉसेस जितने भी है वो इसमें आ जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको। मैंने कहा कि यहां पे एसेट्स आते हैं, लेकिन क्या सारे एसेट्स यहां पे आएंगे? नहीं साहब, सारे एसेट नहीं आएंगे यहां पे। यहां पे आपकी ये जो एसेट्स हैं ये वो आ रहे हैं जो रियलाइज हो सकते हैं, और इसमें ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड नहीं है। अब अगर आपने बैलेंस शीट देखी हुई है कभी, या बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स देखे हैं, पढ़े हैं, तो वहां पे एक वर्ड लिखा होता है डेटर। डेटर मतलब होता है आपके वो ग्राहक जिनको आपने उधार सामान दिया है और कुछ टाइम बाद वो आपको पैसे वापस देंगे। तो मेरे वो ग्राहक जिनको मैंने सामान उधार दिया है और वो बाद में मेरे को पैसे वापस करेंगे, वो मेरे लिए क्या है? डेटर है। अब देखो, क्योंकि मेरा उनके ऊपर राइट है पैसे मांगने का, ला भाई पैसे निकाल, सामान लिया था तूने, पैसे नहीं दिए अभी तक, पैसे दे मेरे को, ठीक है। तो मेरा राइट है उसके ऊपर, और उसकी वजह से फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट भी मिलेगा। पैसे तो आ ही रहा है, वो पैसा तो आएगा आएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर वो लेट पेमेंट देगा तो फिर मैं ईएमआई बना के उस पर इंटरेस्ट भी लूंगा, उससे ब्याज भी लूंगा, ठीक है। तो वो भी पैसा आना हुआ। और उसके अलावा क्योंकि मैं उसको उधार दे रहा हूं, वो खुश है इस चीज से, तो आगे भी वो हमारी कंपनी से जुड़ा रहेगा, हमारे प्रोडक्ट खरीदता रहेगा। तो वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। लेकिन वो रियल अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि वो इंसान है, पर्सन है, ह्यूमन बीइंग्स है। तो वो कहां पे आएगा? पर्सनल अकाउंट में। डेटर कहां पे आएगा? पर्सनल अकाउंट में। सेम ऐसे ही बैंक अकाउंट की बात करते हैं। बैंक जो है आपका, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, या और भी बहुत सारे बैंक हैं, आपकी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है पीएनबी, एसबीआई, उनमें इतना बैलेंस है, ठीक है, एसेट्स में लिखा होता है, लेकिन वो भी रियल अकाउंट में नहीं आता। बैंक भी रियल अकाउंट में क्यों नहीं आएगा भाई? बैंक रियल अकाउंट में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो भी इसमें आता है। किसमें? पर्सनल अकाउंट में। भाई ऑर्गेनाइजेशन है वो, ठीक है। बैंक जो है कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा होता है, कई बार आपने पढ़ा होगा। अगर बैंक का पूरा नाम पढ़ते हो सबका, तो कई बार आप देखोगे बैंक के नाम के साथ क्या लिखा होता है? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, ठीक है। कुछ बड़े बैंक जो है वो लिमिटेड लेवल पे भी हो सकते हैं। तो जो बैंक्स हैं वो किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में। तो ध्यान रखना, सारे एसेट्स रियल अकाउंट में नहीं आते, ठीक है। एसेट्स में बैलेंस शीट में अगर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे, एक और वर्ड लिखा होता है एसेट साइड में, प्रीपेड रेंट अकाउंट। ये भी एसेट में लिखा होता है, लेकिन ये भी देख लो आप कहां पे आ रहा है? पर्सनल में आ रहा है प्रीपेड रेंट अकाउंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट आपका रियल में नहीं आ रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सारे एसेट्स जो हैं वो रियल अकाउंट में नहीं आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। यहां से मैं क्यों दोबारा डिस्कस कर रहा हूं? जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड। रेंट हमने लिया, रेंट हमने दिया, तो यहां पे आ गया, ठीक है। अब ये रेंट पेड तो यहां आ रहा है, लेकिन यही रेंट अगर हम एडवांस में दे दें प्रीपेड रेंट, तो वो कहां पे आ गया? पर्सनल में। यानी अगर सिर्फ रेंट है तो नॉमिनल अकाउंट में, अगर वो प्रीपेड हो गया तो कहां आ गया? पर्सनल में। ऐसे ही देखो सैलरी पेड, सैलरी दी है आपने तो खर्चा है, कहां पे है? नॉमिनल में। लेकिन सैलरी के साथ अगर आउटस्टैंडिंग लग गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो कहां पे आ गया? पर्सनल में। तो ये भी चीजें आपने ध्यान रखनी, छोटी छोटी बातें, ताकि उसकी वजह से कभी कोई गलती ना हो इस क्लासिफिकेशन में। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, जो एग्जांपल यहां पे नहीं लिखे हुए हैं, आपकी बुक में बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे तरह के नाम हो गए अकाउंट्स के, तो उन्हें पढ़ते हुए आपको कभी कंफ्यूजन हो कि ये सैलरी जो है कहां पे आएगी, ये कहां पे आएगा, या कोई भी आइटम नया आइटम आ जाता है कि ये पर्सनल में आएगा, रियल में आएगा, नॉमिनल में आएगा, कहां पे आएगा, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय, थैंक्स।